नमस्कार दोस्तों, मैं एक एआई एंकर हूँ। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो चलो, वीडियो शुरू करते हैं। आज की डिबेट में बहुत मजा आने वाला है। गोदी मीडिया की जमकर धुलाई की है। वैसे साहब, वहां आपको पता चल रहा था कि नहीं कि देश के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ भी ट्रैक कर रहे थे आप, जो चर्चाएं आपके बारे में हो रही थी? नहीं, वहाँ इतना हेक्टिक ये विजिट था, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, और तो ज़्यादा तो ट्रैक नहीं कर रहे थे। तो अब जरूरत भी नहीं है। देश हमारा है, क्यों ट्रैक करेंगे? हमको ट्रैक करना था कि हम जिस मकसद के लिए गए थे। जी, मैं आपको बताती हूँ सर। किसी ने देश में कल्पना नहीं की थी कि किरेन रिजिजू साहब आपका वीडियो डालेंगे। पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि नए हिंदू हृदय सम्राट आप बन गए हैं। मतलब आपके एक एक भाषण यहाँ वायरल हो रहे थे, और जो घोर विरोधी भी आपके थे वो सब आपके कसीदे पढ़ रहे थे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या क्या होगा नहीं मालूम, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मेरा हाल तो लैला का है। जब जो जिसको आया अपने लिए इस्तेमाल कर लिए। ये कोई इमेज मेकओवर के लिए हम नहीं गए थे वहाँ पर। अब किरेन रिजिजू ने उसको इस्तेमाल किया तो मैं क्या करूँ? वो तो पब्लिकली हमने उस बात को कहा था। तो कोई हमको कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हमको सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर भारत की सालिमियत का मसला आएगा, जहाँ पर टेररिज्म का मसला आएगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने पब्लिकली ये कहा कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए मैं अपनी जान भी देने तैयार हूँ। अब मेरा मुल्क मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बढ़कर है, तो जाहिर है तो फिर ये तो हर चीज़ हम करने तैयार है जब ऐसे वक्त, नाजुक वक्त पे। तो अब देखिए, जमहूरियत है। आज मेरी तारीफ करे, कल मुझ पे तनकीद करेंगे। तो इसमें मगर इसको देखिए, हम जब गए वहाँ पर, हम ना किरेन रिजिजू के लिए गए ना नरेंद्र मोदी के लिए गए। हम एक देश के लिए गए जिसकी आबादी 133 करोड़ की है, जिसकी आबादी की जनता एक पड़ोसी मुल्क की टेररिज्म से उसका विक्टिम बनी हुई है। और करवाली बेइज्जती। ऐसा लग रहा है कि आपको मोक्ष हासिल हो गया है। आप एकदम ऐसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो पॉलिटिकल लड़ाई आपको अपनी लड़नी है अपनी जमीन। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। लेकिन सब कह रहे हैं कि अमित शाह जी का एक फोन कॉल जो आया, जिसके बारे में आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कहाँ हो, तो आपने बताया कि मैं तो हैदराबाद में हूँ, तो उन्होंने कहा से जल्दी आ जाओ। उसके बाद से आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, सच है क्या? होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। मैडम देखिए ना, अमित शाह मेरे दिमाग को पलटा सकते हैं, ना कोई दुनिया का आदमी पलटा सकता है। अब जो मेरे दिमाग को नहीं जानता तो वो मैं क्या करूँगा उसको? होम मिनिस्टर थे, हमने ट्वीट किया कि हमको क्यों नहीं बुला रहे आप? हम तो उन्होंने बोला कि आइए, दावत दी, हम चले गए। मगर ये बोलना कि इनके बोलने से पलट गए, अंजना ओम कश्यप के शो पे आ गए तो मुझे मोक्ष मिल गया। मेरा मोक्ष मिलेगा इंशाल्लाह हशर के मैदान में। और मुझे यकीन है कि मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शिफात करेंगे तो मुझे शिफात या मोक्ष मिलेगा। मगर ये किसी के लिए नहीं किया गया मैडम, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया गया है। और मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूं कि जहां पर देश के अंदर की हमारी पॉलिटिक्स की बात आएगी, वही असदुद्दीन ओवैसी रहेगा, वही तकलीफ दे सबको होगी। ऐसा कोई बात नहीं। अभी क्यों नहीं करेंगे आप? क्योंकि आप अभी राजनीतिक बात ही नहीं की है, तो आप पाकिस्तान पहलगाम की बात कर रहे हैं। इतना मॉडेस्टी आप क्यों दिखा रहे हैं? आप जाइएगा अभी कई जगहों पर, मतलब मैं भी लोगों से इंटरेक्ट करती रहती हूँ, वो अब आप ओवैसी जी के जयकारे लगाएंगे, नारे लगाएंगे, तो आप कैसे रोक लीजिएगा? भाई आपके फैन हो गए हैं लोग। इतना मॉडेस्टी क्या दिखाना है? आपने जिस तरह से पाकिस्तान को धोया सर, पाकिस्तान को एक्सपोज किया, यही तो इंडियन चाह रहा था। आपने दिखाया कि कैसे उन्होंने चीन की तस्वीर दिखा दी शाहबाज ने, जब वो फील्ड मार्शल बना रहा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in.
They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. नहीं, Emotional, damn it! आप जब दोबारा हैदराबाद आएंगे तो मैं आपको हमारे हैदराबाद पब्लिक स्कूल के बचपन के दोस्तों से मिलाऊंगा जो आप नहीं मिले। जब हम चड्डी पहनकर स्कूल को जाते थे, वो आपको बोलेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी उस जमाने से पाकिस्तान के बारे में उसका क्या रुख रहा देश के बारे में। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब जनता को, जो लोगों को अब समझ में आ रहा है, तो मैं उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते इतना ही कह सकता हूं मैं। हाँ, जहां तक वो आसिफ मुनीर का पेंटिंग देने का सवाल है, वो तो झूठ है ना। इसीलिए तो मैंने कहा, भारत की जनता को मैंने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो झूठ है, जो कुछ कह रहा है झूठ है। वो एक पेंटिंग को नहीं दे सकते। वो तो बैसाखियों पर है चीन के। 80% उनका हथियार, वो जो सिपरी की रिपोर्ट है कि वो चीन से लेते हैं। मैंने सही कहा, पाकिस्तान भीख मांगता है। आज भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का लोन उनको मंजूर हुआ। पाकिस्तान यानी दुनिया में एक रेयर फॉर्म ऑफ पोलियो है। 2 कंट्रीज में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में पॉवर्टी 40% है। तो ये तो हम बोलेंगे ना, जब हम जा रहे हैं उस मुल्क के, उस पाकिस्तान के बारे में बताने के लिए, बल्कि हमने ये सब बातों को उनके सामने रखा। जहां जहां हम गए उनको बताया हमने कि जितना पैसा IMF से पाकिस्तान को मिला है, वर्ल्ड बैंक से कोशिश कर रहा है, जो सऊदी अरब ने उनको $2 बिलियन दी, अभी 14 बिलियन का वो लोन एक्सटेंड कर रहा है। हमने कहा कहाँ जा रहा है पैसा? आप ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो उनकी मिलिट्री के जरिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा ये बात तो कोई मॉडेस्टी नहीं है मैडम। ये सब जितने MPs गए हैं उनका एक मैं किस्सा हूं। तो हम लोग कलेक्टिवली हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत के प्रवक्ता बनकर आप गए थे और इसीलिए देश को इस वक्त आप पर नाज है, लेकिन आपने सबसे ज्यादा दुश्मन इस दौरान पाकिस्तान में बनाए हैं। बिलावल भुट्टो ने आज वहां पर विदेश में, अमेरिका में बोलने की कोशिश की कि जो मुस्लिम है उनके साथ बड़ा अन्याय होता है भारत में। तो पलट कर वहां पर जर्नलिस्ट ने पूछा कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो वहां पर बनी हुई थी। ऐसा ही कई लोग आपके खिलाफ, आपको टारगेट कर रहे हैं, जो तथाकथित वहां पर मौलाना है। इनको आपका क्या जवाब होगा वैसी साहब? मैडम, ये कौम क्या, कौमों की इमामत क्या, ये 2 रकात के इमाम क्या जाने हैं। अरे भाड़ में जाइए लोग दोनों भी। कौन है मेरे लिए? ये क्या करना है मुझे इनसे? अरे ये ऐसे मौलाना है, इनके मुल्क में पोलियो है, 40% की गुर्बत है, 9% अनएम्प्लॉयमेंट है, 23 मिलियन बच्चे स्कूल को नहीं जाते 6 साल की उम्र से 10-11 साल की उम्र में। इनको उसकी फिक्र नहीं है। अरे ये हिमाकत खोरे हैं। इनको अपने देश के बारे में फिक्र नहीं है, ओवैसी की फिक्र है उनको। अम्मा यार, मेरी शादी हो चुकी है, इनको बताना चाहो प्रोग्राम से, मेरी फिक्र मत करो अभी तुम। और जहां तक बिलाल का सवाल है, अरे ये ऐसा लड़का है, आपकी माँ का टेररिस्ट ने कत्ल किया। बताओ किसने किया तुम्हारी माँ का कत्ल? तुम वो नहीं बोल सकते? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? तुम्हारी माँ के सिक्योरिटी का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई। तुम्हारे वालिद का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई। 130 लोग मारे गए तुम्हारी माँ के साथ। और किसको सजा हुई? किसी को सजा नहीं हुई। 2 पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन खराब करने के नाम पर सजा हुई। अरे तुम्हारी माँ के कातिल को तुम नहीं पकड़ सके, तुम भारत के बारे में बोल रहे हो। अजीब शख्स है ये, यानी हिमाकत खोरे हैं और कोई नहीं। भाई तुम किधर से पढ़े होंगे, तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते, इसका मतलब नहीं है कि तुम अपनी माँ के कातिलों को भूल जाओ।
तुम बताओ दुनिया को कि तुम्हारी मां को किसने मारा था। तुमने मुशर्रफ को इल्जाम लगा दिया, मगर असल दिमाग कौन था, किसका था। तो ये सब बकवास है। ये लोग जो है अपने देश को नहीं चला पाते, अपने देश में गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे इख्तलाफ हो सकता है, बीजेपी जो बोलती है कि 200 मिलियन लोगों को हम गुर्बत से निकाले, मगर काम तो हो रहा है ना देश में। आप बताओ आपने क्या किया पाकिस्तान में। तुम्हारे पास एक एक पॉलिटिशियन के पास, ये जो भुट्टो फैमिली है, 2-2 हजार 3-3 हजार एकड़ जमीन इनके पास है। क्या तुम फ्यूडल मेंटालिटी है इनकी, ये क्या, ये तो पाकिस्तान के लिए बोझ बने हुए इस तरह के मौलाना और इस तरह के पॉलिटिशियन। बिल्कुल। ब्यूटीफुल। बिलावल भुट्टो पर आपने सही कहा, अपनी मां बेनजीर भुट्टो की का मर्डर, हत्या दिन दहाड़े जैसे हुआ था, वो सब भूलने को तैयार है और खाली आधी अंग्रेजी आधी उर्दू वाली जो भाषणें वो दे रहे हैं। लेकिन देखिए सर, आप घूम रहे थे इन तमाम देशों में, उसी के साथ शहबाज शरीफ भी एक मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, इस्लामिक कंट्री कार्ड। वो तुर्की, ईरान, अजरबैजान, इन तमाम देशों पर में जा रहे हैं। ये कैसे वे आउट होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि तुर्की का जो एक सपना है खलीफेट का और मतलब मुस्लिम देशों का एक बार फिर से उस तरह से मसीहा बनने का, वो लार्जर प्लान में क्या पाकिस्तान के हक में, क्योंकि अब ये सबको पता है कि तुर्की के ड्रोन्स भी, तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स भी मारे गए हैं, वैसे ही ईरान हो, अजरबैजान हो, इन तमाम देशों को आप किस तरह से देखते? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मेरा मानना यह है मैडम कि ओआईसी में भारत सरकार को एक डिसीजन लेना है और डिसीजन लेकर हमको अपने भारत सरकार के एक डेलीगेशन को उसमें भिजाना जरूरी है। बिल्कुल। ओआईसी में हम लोग प्लेटर पर रखकर दे रहे हैं पाकिस्तान को। अगर देखिए सुषमा स्वराज जब गई थी ओआईसी के उस फंक्शन में, पाकिस्तान नहीं आया उसमें। तो ठीक है, हम एक फाउंडिंग मेंबर्स है, फखरुद्दीन अली अहमद गए थे, उसमें वो तारीख है, मगर उसमें जाने की ज़रूरत है। मेरा ये भी मानना यह है कि हमको टर्की को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, टर्की ने पूरी मदद की पाकिस्तान की जो भी है, मगर टर्की को हमको ये बताना चाहिए कि नॉर्थ तुर्कमेनिस्तान के लोग अब मौजूदा चाइना का जो जिनजियांग का एरिया है, 1924 तक वो लोग लेह को आकर बम्बई से हज करने जाते थे। एक उनको देखिए, आप हैदराबाद में कहावत है कि सांप है तो उसको आस्तीन पे बांध लो, वो आस्तीन पे डसते रहेगा। तो ये आप छोड़ना तो नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है इस्लाम मुस्लिम, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनके रूलर्स को कुछ नहीं मालूम दीन इस्लाम के बारे में। अच्छा, ये अब थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बीते दिन बयान दिया है उस पर मैं बाद में आऊंगी। आपकी बातें देखिए, एक तरह से क्योंकि आपने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की है, लोग ये मान रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से कम नहीं, क्योंकि हमें डिप्लोमेटिकली उसको अलग थलग करना है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि देश में घूम घूम कर, तो वैसी साहब जो आपने पहले भी नाराजगी जाहिर की, अब आप इंडियन मुस्लिम, इंडियन परफेक्ट मुस्लिम की वो तस्वीर बनकर विदेशों में गए ना। सबसे ज्यादा चर्चा आप पर क्यों हो रही है? बिकॉज अ मुस्लिम इंडियन डिसाइडेड टू टेल द स्टोरी ऑफ इंडिया। एक भारतीय मुसलमान ने यह तय किया कि मैं जाकर अपने देश की आवाज विश्व में बनूंगा, पाकिस्तान को इसमें। अब वापस निकल के सड़क पे कैसे भारत सरकार पर आरोप लगाइएगा कि हमें तो 2M दर्जे का सिटीजन बना दिया। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। नहीं तो घर की बात घर में होगी ना, घर की बात बाहर क्यों करेंगे? घर की बात जो होगी हम करेंगे। अगर देश में मॉब लिंचिंग होगी तो हम बराबर बोलेंगे मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर बकरीद अब आ रही है तो यहाँ पर पूरे लोग उतर गए मैदान में गौ रक्षक कि हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। कोई महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने भी, महाशय ने एक बकवास किस्म का बयान दिया। तो बोलते रहेंगे, देश की बात देश में होगी ना। पर लोग तो इसका ये मतलब नहीं निकाल सकते कि भाई आप देश में जो होगा सर, लोग तो ये मान के बैठे हैं कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। ओवैसी साहब के लोग ये मान के बैठे हैं वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक जिस्म में एक सांस भी रहेगी, बदलने वाला नहीं हूं। जहां पर देश की बात आएगी, पाकिस्तान हो या चीन हो या कहीं पर भी हो, वहां पर देश के हित में बात होती थी,
हो रही है और होगी इंशाअल्लाह ताला। जहां पर देश के अंदर डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की बात आएगी या रूल ऑफ लॉ की बात आएगी या देश के संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको अगर कोई कमज़ोर करेगा, छीनेगा, तो हम बोलेंगे खुल के। यू आर राइट ब्रो। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया, आप इन तीनों देशों में गए हैं और जैसा आप ही ने बताया कि कई धर्मों के लोग इसमें शामिल थे इस पूरे डेलीगेशन में। जो सवाल सबसे ज्यादा सामने से आ रहा था वो सवाल क्या था? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछ रहे थे या फिर क्या सीज फायर कैसे हुआ इसको लेकर पूछ रहे थे? मुस्लिम देशों में आपको कन्विंस करना था क्योंकि पाकिस्तान तो खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल रहा है। क्या क्या हुआ? बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। नहीं, इसमें देखिए हर कंट्री में अलग अलग था। सब बहरीन हम गए तो बहरीन में हमने बताया कि 1960 तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी करेंसी छापता था और हमने बहरीन में बताया कि वो पहले 2018 में पाकिस्तान को FATF में लाने में उनका बड़ा हमको मदद मिली। तो हर कंट्रीज़ में अलग अलग था। वहाँ पर बहरीन में हमने बताया कि कैसे पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है और रुकने वाला नहीं है। टेररिज्म पाकिस्तान उसी वक्त रोकेगा जब आप उसको FATF की ग्रे लिस्ट में लाएंगे। कुवैत को हम जब गए तो कुवैत से भी हमने बताया कि हमारे आपके भारत के 1700 से अच्छे ताल्लुकात, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है। हमने बहरीन को बताया कि वो ये 4 कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के FATF का पार्ट हैं। सऊदी अरब को हमने बताया कि 2003 में रियाद में अल-कायदा ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिसमें 40 लोगों की मौत हुई। फिर 8 साल पहले आरमको के ऊपर हुतीज़ ने मिज़ाइल दागा था। हमने उनसे बताया कि देखिए आपके पास भी टेररिज्म हो रहा है इस तरह का, और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो अल-कायदा हो, दाइश हो या LET हो या JM हो, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, आइडियोलॉजिकली एक ही हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि ये चारों कंट्रीज़, अल्जीरिया में 1990 से लेकर 2005 या 6 तक वो लोग कहते हैं ब्लैक डिकेड। उस ब्लैक डिकेड में करीब 50,000 लोग मारे गए थे। तो हमने उनको सबको बताया कि देखिए ये चीज़ें हो रही हैं, आपके देश में हुई हैं, हमारे पास तो सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। बाज़ कंट्रीज़ ने कहा कि आप लोग बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान से? तो हमने कहा कि हमने तो बातचीत की 26/11 में। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान गए, हमने वो जो टेररिस्ट आकर VT स्टेशन पर उन 3 5 स्टार होटल्स पर जो खून की होली खेली, उनके DNA सैंपल्स दिए, हमने रिकॉर्डेड ऑडियो कन्वर्सेशंस दिए जो पाकिस्तान में बैठकर मास्टरमाइंड पूरा ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहे थे। हमने उनको बताया कि पठानकोट में एयरबेस पर हमने ISI को आने की दावत दी। उसका क्या हल निकला? पाकिस्तान कुछ नहीं करता है। हमने बताया कि पाकिस्तान का एक यूनाइटेड नेशन का प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है ज़कीउर रहमान लखवी, वो जेल में रहकर बच्चे पैदा किया। हमने उनको बताया कि अगर FATF में आप पाकिस्तान को डालेंगे तो हमने एक क्लासिक एग्जाम्पल मैंने खुद दिया एक साजिद मीर टेररिस्ट का। ये साजिद मीर को कल तक पाकिस्तान कहती थी मर गया। जब जर्मनी में FATF की मीटिंग हुई तो पाकिस्तान अचानक उसको जिंदा कर दिया, फिर बाद में सज़ा हुई उसको। सऊदी अरेबिया में हमने उनको बताया कि 2011 या 12 का उनके जो उलेमा हैं उन्होंने फतवा दिया था टेररिज्म के खिलाफ, बल्कि उन्होंने उस फतवे में कहा कि अगर कोई फाइनेंस भी करता है तो वो भी टेररिस्ट है। तो ये सब बातों को जय पांडा साहब भी बोले, हम अपनी बात को रखे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट वहाँ पर पैदा होगा। अब बात की जिम्मेदारी तो हमारी सरकार की होगी, हमारी सरकार किस तरीके से और उस लेवल पर इन चीज़ों को आगे लेके जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।